गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने वायु भाग 2 पढ़ा था, अब वायु भाग हम 3 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वायु भाग 2 में हमने वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ा, मौसम जलवायु के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वायु दाब के बारे में। वायु दाब, वायु दाब, वायु दाब के बारे में पढ़ेंगे। वायु हमारे शरीर पर, वायु हमारे शरीर पर क्या करती है? उच्च दाब के साथ, उच्च दाब के साथ, उच्च दाब के साथ बल लगाती है, बल लगाती है। लेकिन हम इसका क्या नहीं कर पाते हैं? अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। बल तो लगाती है लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। यह इसलिए होता है, यह इसलिए होता है कि वायु का दाब हमारे ऊपर चारों दिशाओं से लगता है। चारों दिशाओं से लगता है। जो वायु का दाब होता है वो हमारे ऊपर चारों दिशाओं से लगता है, इसलिए हमें इसका अनुभव नहीं हो पाता है कि वायु हमारे ऊपर क्या लगा रही है? दाब लगा रही है, दबाव डाल रही है। चारों दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। हमारा जो शरीर होता है वो क्या करता है? विपरीत बल लगाता है, इसलिए हमें यह अनुभव नहीं होता है। पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब, वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब, वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब, वायु दाब कहलाता है। वायु दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वायु दाब। कौन कहलाता है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। समझ में आया बच्चों? यानी वायु हमारे शरीर के ऊपर उच्च दाब के साथ में क्या लगाती है? बल लगाती है, लेकिन इसका अनुभव हमें नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर चारों दिशाओं से लगता है और जो हमारा शरीर है वो विपरीत दिशा में बल लगाता है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक आपको इसके बारे में देखेंगे। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं
तो वायु दाब क्या होता है? वायु दाब तेजी से गिरने लगता है। तेजी से क्या होने लग जाता है? गिरने लग जाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल में जाने पर वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। दाब तेजी से गिरने लगता है। जैसे जैसे हम वायुमंडल के ऊपर की तरफ जाएंगे तो दाब क्या होने लग जाएगा? गिरने लग जाएगा, गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब अधिक होता है। वायु का दाब यहाँ पर ज्यादा लगता है। कहाँ पर? समुद्र स्तर पर। समुद्र स्तर पर वायु का दाब अधिक होता है और सर्वाधिक होता है, और ऊंचाई पर जाने पर ये घट जाता है। और ऊंचाई पर जाने पर यह घट जाता है। घट जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाता है वैसे वैसे ये क्या हो जाता है? घट जाता है। घट जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण, वायु दाब का क्षैतिज वितरण, जो क्षैतिज वितरण होता है वो क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित किसी स्थान पर उपस्थित किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। प्रभावित होता है। जब वायुमंडल का क्षैतिज वितरण होता है तो उस स्थान पर, किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में, जहाँ तापमान अधिक रहता है, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ऊपर उठती है। निम्न दाब क्षेत्र बनता है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। देखो बच्चों, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, यानी जो दबाव होता है वो तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब अधिक होता है।
सर्वाधिक जो मात्रा में वायु दाब होता है कहाँ पर होता है? समुद्र में होता है। और ऊंचाई पर जाने पर यह घट जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है? ये घट जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के दाब के द्वारा प्रभावित भी होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब के क्षेत्र बनता है। इससे क्या बन जाता है? निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है, यानी दबाव कम पड़ता है। आगे देखेंगे, जो निम्न दाब है वो आपके जो निम्न दाब होता है वो बादलयुक्त आकाश व नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। बादल के साथ में, नम मौसम के साथ में निम्न दाब क्या होता है बच्चों? जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि दाब क्या हो जाता है उस समय? निम्न हो जाता है। तो उस मौसम के साथ में क्या होता है? ये जुड़ा हुआ रहता है, बादलों के साथ में जुड़ा हुआ रहता है ना। और देखो, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। जो कम तापमान के क्षेत्र है वहां पर आपको वायु कैसी दिखाई देती है? ठंडी। कैसी होती है? ठंडी। तो देखो, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। जहाँ तापमान कम होगा वहाँ वायु भी कैसी होगी? ठंडी होगी। कैसी होगी? ठंडी होती है। ठंडी होती है और इसके फलस्वरूप ये भारी भी होती है। और इसके फलस्वरूप यह भारी भी होती है। ठंडी भी होती है और कैसी होती है? भारी भी होती है। भारी भी होती है। इसके फलस्वरूप भारी वायु उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। जो दाब में भारी होती है, भारी वायु, वो उच्च दाब क्षेत्र को बनाती है। दाब क्षेत्र वहां पर कैसा हो जाता है? उच्च। उच्च दाब के कारण स्पष्ट स्वच्छ आकाश होता है। जहाँ उच्च दाब होता है, उच्च दाब के कारण स्पष्ट व स्वच्छ क्या होता है? आकाश होता है। आकाश होता है। जहाँ निम्न होता है वहां तो बादल वगैरह होते हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ पर उच्च दाब होता है वहां पर आकाश हमें कैसा दिखाई देता है? स्पष्ट और स्वच्छ दिखाई देता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, यानी ऊंचे से नीचे की तरफ वायु आती है। ऊपर से नीचे की तरफ क्या करती है? वायु गमन करती है। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु गमन करती है। समझ में आया बच्चों वायु दाब के बारे में? अब हम पढ़ने जा रहे हैं पवन। अब हम पवन के बारे में पढ़ेंगे कि पवन क्या होती है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र की ओर
गति को पवन कहते हैं। मतलब जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु आती है, तो जो गति होती है उसको हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवन के बारे में देखा हमने, पवन कहते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों, देखो हम पवन को कैसे देख सकते हैं? देख सकते हैं जब ये हमारी सड़क पर जो पत्तियां गिर जाती है उसको उड़ाती है। आपने देखा होगा कि जो कपड़े सूखते रहते हैं वो हिलते रहते हैं, तो उसमें भी क्या होती है? पवन हमें दिखाई देती है। तो हम पवन को देख सकते हैं। पेड़ों को उखाड़ देती है, कभी कभी जब पवन धीमे रहती है तो धूल इधर से उधर उड़ा करके ले जाती है ना, आपने देखा होगा। और कई बार बहुत तेज चलती है तो पेड़ भी उखड़ जाते हैं, और जो व्यवस्थाएं कई जगह पे होती है वो भी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो ये पवन की गति के ऊपर निर्भर होता है। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसकी विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो पवन होती है इतनी तेजी से चलती है कि हम जैसे चलते हैं ना तो हमारे ऊपर बल लगाती है, तो हमारा इसमें चलना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से पवन को हम अनुभव करते हैं। तेज पवन में छाता भी कई बार उड़ जाता है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पवन को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3। देखो हमने पवन के बारे में पढ़ा। पवन में क्या? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम पवन कहते हैं। अब ये होता है कि पवन को आप कैसे अनुभव कर सकते हो? हाँ, हम पवन को अनुभव कर सकते हैं। जब हम चलते हैं तो ये हमें विपरीत दिशा में बल लगाती है। दूसरा कि जब हमारे मान लीजिए बहुत तेजी से पवन चलती है तो बहुत सा नुकसान भी कर देती है। कई चीजें हमने सड़क के ऊपर पत्तियों को उड़ते हुए देखा है, कचरे को उड़ते हुए, वो पवन के द्वारा दिखाई देते हैं उड़ते हुए। और साथ ही साथ हम जो कपड़े सुखाते हैं वो हिलते हुए नजर आते हैं, वो भी पवन के द्वारा ही होते हैं। ठीक है, कई बार बहुत तेजी वाली पवन चलती है तो वो हमारा क्या कर देती है? बहुत सा नुकसान कर देती है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? पवन का अनुभव कर सकते हैं। छाता भी उड़ता हुआ दिखाई देता है। पवन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई? 3 भागों में। पवन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्थायी पवनें, स्थायी पवनें। ठीक है, ये देखो जो स्थायी पवनें होती है ये वर्ष भर लगातार एक ही दिशा में चलती रहती है। इसको हम व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। ये लगातार क्या करती है कि जो वर्ष भर क्या है एक ही दिशा में चलती रहती है, इसको हम क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। तो ये पहला है हमारी स्थायी पवनें। दूसरी है मौसमी पवनें। मौसमी जो दूसरे नंबर की पवन है मौसमी पवन। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी अपनी दिशा बदलती रहती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? जैसे जैसे ऋतुएं आती है उसके हिसाब से, जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है, तो जैसे जैसे ऋतुएं आती है जैसा मौसम उसी के हिसाब से अपनी दिशा को बदलती रहती है। जैसे कि उदाहरण के लिए भारत में मौसमी पवनें। भारत में कौन सी पवनें? मानसूनी पवनें जो आती है, जो मानसून को लेकर के आती है। तीसरी आपकी आती है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें, ये जो पवनें होती है ये किसी छोटे क्षेत्र में, वर्ष में, दिन में, किसी भी समय चल सकती है। ये जो पवनें होती है स्थानीय पवनें दिन में किसी भी समय चल सकती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्थानीय पवनें कहते हैं। और ये स्थल एवं समुद्री समीर को भी और शुष्क स्थानीय पवनें यानी कि जिसको भी हम लू कहते हैं वो कहलाती है। जैसे कि समुद्री समीर हुआ, लू हुआ, तो ये क्या कहलाएगी? स्थानीय पवनें। ये क्योंकि दिन में कभी भी किसी भी समय चल सकती है। तो हमने पवनों के प्रकार जाने कितने स्थायी पवनें जो वर्ष भर चलती रहती है।
व्यापारिक पवने भी कहते हैं। मौसमी पवने जो ऋतुओं में चलती है, मौसम के अनुसार चलती है। स्थानीय पवने जो स्थान पर चलती है, जैसे कभी भी चलेगी, दिन में चलेगी, रात में चलेगी। इसके उदाहरण है लू है, समुद्री समीर है। तो इस तरह के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो गए पवन के भाग। अब देखो बच्चों, आगे हम कहेंगे चक्रवात या प्राकृतिक आवेश। चक्रवात या प्राकृतिक आवेश कहते हैं ना, तूफान आ गया, चक्रवाती तूफान आ गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्राकृतिक आवेश होता है जो अपने साथ कई चीजों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। देखो चक्रवात या प्राकृतिक आवेश चक्रवात या प्राकृतिक आवेश। देखो बच्चों, जब चक्रवात आता है जैसा कि आपको विदित होगा, ओडिशा में आया था, ठीक है। लगातार वहाँ क्या होती रही थी, बारिश हो रही थी, ठीक है। तो चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक वर्षा होती रही, कहाँ पर, ओडिशा में, ठीक है। और चक्रवाती पवनों के कारण जवानी तरंगे स्थल से 20 किलोमीटर तक आ गई। क्या आ गई, स्थल से 20। लगातार 3 दिनों तक वहाँ बारिश हुई, कहाँ पर, ओडिशा में, ठीक है। और क्या हो गया, समुद्र के अंदर जवार उठ गया। जवार का मतलब होता है लहरों का उठना, ऊपर की तरफ उठना। तो इतनी लहरें उठी कि वो सारा जो पानी है वो 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही मच गई। तो जब चक्रवात आता है तब तटीय प्रदेशों में तबाही मच जाती है। क्यों मच जाती है, क्योंकि यहाँ लगातार बारिश होती रहती है। बारिश होने के कारण समुद्र का स्तर जो है ऊंचा उठने लगता है। कभी कभी तो समुद्र में इतना भयंकर जवार आता है, इतनी तेजी से लहरें उठती है कि वो 20 किलोमीटर ऊंचाई तक आ जाती है और अपने साथ में सबको बहा करके ले जाती है। तो ये होता है चक्रवात, ठीक है। और जवारी, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। कहाँ पर नष्ट हो गई थी भाई, ओडिशा में, क्योंकि वहां पर क्या आया था, चक्रवात आया था, ठीक है। इस महाचक्रवात में भुवनेश्वर, कटक, कई प्रकार के जो जगह थी वो भी इसके अंदर क्या हो गया था, वहां पर भी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। किससे हो गया था, चक्रवात। देखो चक्रवात वर्षा के रूप में भी आता है, जिसमें कि क्या होता है, लहरें ऊपर उठती है समुद्र की और तबाही करती है। और चक्रवात तूफान के रूप में भी आता है, मतलब एक उसका गोला सा बन जाता है, किसका, रेत का, और वो अपने साथ सभी सामानों को, मतलब इतनी तेज पवन चलती है कि अपने साथ कई चीजें नष्ट करके ले जाती है। अब इसके बाद में बच्चों हम पढ़ेंगे आर्द्रता। क्या पढ़ेंगे, आर्द्रता। आर्द्रता, ठीक है। आर्द्रता में जब जल पृथ्वी एवं विविध जलाशयों से, जब जल पृथ्वी तथा विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, वाष्पित होता है, ठीक है, पृथ्वी से और विभिन्न जलाशयों से क्या होता है,
वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। तो यह जलवाष्प बन जाता है। जलवाष्प बन जाता है। जब पृथ्वी से जल होता है, जलाशयों से वाष्पित होता है, तो ये किसका रूप ले लेता है? जलवाष्प का रूप ले लेता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, जलवाष्प बन जाती है। और वायु में जब हम जल की वाष्प की मात्रा देखते हैं तो उसमें हमें नमी नजर आती है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? मतलब पृथ्वी से और विभिन्न जलाशयों से जल लेके तो वाष्पित होता है तो जलवाष्प बनता है। और वायु में किसी भी समय जब हम जलवाष्प की मात्रा को देखते हैं तो वो क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। उसे हम आर्द्रता कहते हैं। अब देखो बच्चों, आर्द्रता कहते हैं जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, मतलब कि अधिक होती है। ठीक है, अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। उसे हम आर्द्र यानी नमी वाला दिन, आर्द्र दिन कहते हैं। मतलब जलवाष्प की जब मात्रा अधिक होगी उस वाले दिन को हम कैसा दिन कहेंगे? आर्द्र दिन कहते हैं। आर्द्र दिन कहते हैं। इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता, जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है, जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है, जब वायु गर्म होती है गर्मी के कारण, जैसे जैसे वायु गर्म होती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे जैसे क्या होता है? वायु गर्म होती है और तो इसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी क्या होती जाती है? बढ़ती चली जाती है। क्योंकि वायु में क्या हो जाती है? जल वाष्पित होकर के उड़ जाता है आकाश में और उसमें क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है जैसे ही वायु गर्म होती है। ठीक है, और हमारे शरीर से कपड़े सूखने में जब आर्द्र दिन होता है, जब आर्द्र दिन होता है जब देखो बच्चों आर्द्र दिन होता है तो उस समय क्या होता है कि हमारे कपड़े नहीं सूखते, कपड़े सूखने में समय लगता है। नमी वाले दिन कपड़े सूखते हैं क्या जल्दी? नहीं, तो कपड़े सूखने में समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता। हमारे शरीर से पसीना आसानी से
ही रहता है, सूखता नहीं है, नहीं सूखता है, आसानी से पसीना भी नहीं सूखता। कब? जबकि आर्द्र दिन होता है, यानी कि जब जलवाष्प में ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है वायु में, तो आर्द्र दिन हो जाता है, उससे कपड़े सूखने में भी समय लगता है और पसीना भी आसानी से नहीं सूख पाता है। तो इस तरह से क्या होता है, आर्द्र के बारे में हमने ऐसे, और हमारे शरीर में और असहज महसूस करते हैं, अजीब सा महसूस होता है, कहते हो ना आप लोग कि अजीब सा महसूस हो रहा है, पसीने भी नहीं सूख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं आर्द्र दिन को। आर्द्र दिन के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से आर्द्र दिन होता है, उससे क्या होता है। आर्द्र दिन जब होता है तब हमारे शरीर में अजीब सा होता है, कपड़े सूखने में समय लगता है और ऐसे जैसे महसूस करते हैं। जब क्या होता है, जब जलवाष्प ऊपर उठता है, जब क्या होता है बच्चों, जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब जलवाष्प ऊपर की तरफ उठता है तो कैसे होने लग जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर, जलवाष्प संघनित होकर क्या करता है, ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है, ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। संघनित होकर क्या करता है, जल की बूंदें बनाता है, ठंडा हो जाता है। जब संघनित हो जाता है ऊपर के जल की बूंदें, बादल इन्हीं जल की बूंदों का एक समूह होता है। जो बादल बनते हैं ना, वो इसका ही समूह होता है। बादल जल की इन बूंदों का समूह ही होता है। बादल इन जल की बूंदों का क्या होता है, समूह होता है। और इतने ये जब जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है, जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है, भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके। जब ये वायु में तैर नहीं सकती, इतनी भारी हो जाती है, तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। तब यह वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो बादल से, जल की बूंदों से बादल बने, बादलों का समूह बना। जब ये जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके, तो ये पृथ्वी पर वर्षा के रूप में आने लग जाती है, जिससे कि क्या होती है, वर्षा होती है। आकाश में उड़ते जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकलने वाली नमी
नमी संघनित हो जाती है। जो देखो आपने देखा होगा कई बार आप आकाश में देखो कि जेट और हवाई जहाज जा रहे हैं, पीछे सफेद रंग की धुआं सी छोड़ते जा रहे हैं, तो वो क्या होता है, जो जेट और विमान होते हैं ना, उनके क्या होता है संघनित हवाई जहाज सफेद सा जो चिन्ह छोड़ते हैं वो इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। जो इंजन के द्वारा उनके जो जेट में जो इंजन होता है उससे जो नमी निकलती है वो संघनित हो जाती है। जिस प्रकार से संघनित होकर के क्या बनते हैं, बादल बनते हैं, उसी प्रकार से वो संघनित होकर के एक लाइन सी बनाती है जो आपने देखी होगी। ठीक है, और वायु के गतिमान रहने की स्थिति में संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। हमें कुछ समय तक आकाश में सफेद रंग की एक पट्टी सी दिखाई देती है ना, तो वो क्या होती है, इनके इंजन से निकली हुई संघनित धुआं होती है। ठीक है, पृथ्वी पर जल के रूप से गिरने वाला वर्षा कहलाता है। ठीक है, जो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरता है उसे हम वर्षा कहते हैं। तो बच्चों वर्षा भी 3 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन सी होती है, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा और सैद्धांतिक वर्षा। वर्षाओं के 3 प्रकार होते हैं। चक्रवाती वर्षा जो कि हम चक्रवात के रूप में पढ़ी थी, ओडिशा में हुई थी। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी वर्षा होती है वो आपकी होती है पर्वतीय वर्षा, जो कि क्या होता है, जिसमें आर्द्र वायु होती है। ठीक है, और फिर तीसरी होती है सैद्धांतिक वर्षा, जिसमें कि गर्म वायु होती है। तो ये हमने वर्षा के बारे में पढ़ा। ठीक है, जल दाब, वायु दाब के बारे में पढ़ा कि वायु दाब क्या होता है, आर्द्रता क्या होती है, किस प्रकार से बादल बनते हैं और बादल बन के वर्षा करते हैं, और वर्षाओं के हमने प्रकार भी जाने। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। इसके भाग 3 बने हैं, वायु का फर्स्ट भाग, वायु का सेकंड भाग और वायु का थर्ड भाग। इनको आपको पढ़ना है और कॉपी के अंदर इनका गृह कार्य भी करना है, यानी कि इनके प्रश्न उत्तर भी आपको करने हैं। धन्यवाद।